लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अक्रॉस हम देख रहे हैं कि फौजी तादाद बढ़ाई जा रही है और उसके साथ साथ जो हथियार है वहां पर लाया जा रहा है और दोनों ममालिक अपनी अपनी तरफ पर बड़ी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आइंदा वक्त में कहीं जंग ना हो जाए। तो इस वजह से हर कोई मुल्क यानी दोनों मुल्क अपने अपने स्तर पर अपनी स्ट्रेंथ को काफ़ी मजबूत से मजबूतर बना रहे हैं। चाइनीज़ फौज जहां काफ़ी तादाद वहां पर उनकी नज़र आ रही है, वहीं पर भारत के साइड से भी अब जो फौजी तादाद है वो बढ़ाया जा रहा है और उसके साथ साथ फौज के लिए खाना पीना और उसके साथ साथ हथियार और जो बाकी नेसेसिटीज़ है, जो बाकी ज़रूरी चीज़ें हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचाई जा रही है। लेकिन चाइना और भारत के दरमियान जहां सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, वहीं पर अफगानिस्तान में किसी हद तक अमन की फिजा जो है वो नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले अमेरिका की जानब से जो वहां से फौज हटाया जा रहा था उसका प्रोसेस शुरू हो गया था, वहीं पर अब विद इन जो अफगानिस्तान है यानी अफगानिस्तान और तालिबान के दरमियान भी बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया है। दोहा यानी कतर में ये बातचीत जो है वो जारी है। माइक पॉम्पियो ने पहले ही, जो कि अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उनकी जानब से भी पहले से ही ये उम्मीद जताई गई है कि दोनों के दरमियान बातचीत जो है खुशगवार दौर में से गुजरेगी और इसके जो नताइज होंगे वो भी खुशगवार होंगे ताकि पूरे खत्ते में जो है अमन का पैगाम चला जाए। क्योंकि काफ़ी वक्त से हम देख रहे हैं जहाँ अमेरिका और तालिबान के दरमियान डिफरेंसेस थी, वहीं पर जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है और उसके गवर्नमेंट और तालिबान के दरमियान भी काफ़ी डिफरेंसेस नज़र आ रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पहल के हवाले से हम ये कह सकते हैं कि एक अमन की फिजा या अमन का पैगाम यहाँ से निकल सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या ये बातचीत जो है किसी नतीजे पर पहुँचती है, क्योंकि इससे पहले भी ये शेड्यूल थी मार्च के महीने में, लेकिन उस वक्त इस बातचीत को डेफर किया गया था। उस वक्त ये बातचीत नहीं हो पाई थी क्योंकि जो कैदियों का एक्सचेंज उस वक्त था उस पर कहीं ना कहीं एतराज़ दोनों पार्टीज़ की जानब से यानी अफगान गवर्नमेंट और अफगान तालिबान की जानब से उठाए गए थे, जिसकी वजह से मार्च के महीने में ये मीटिंग मुनक़द नहीं हो पाई है। अब्दुल्ला जो कि जो अफगानिस्तान के साबिका चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो इस बातचीत को इनिशिएट कर रहे हैं और उन्होंने भी इस बात का जो उम्मीद जताई है कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान यानी एक तरफ जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है और उसके साथ साथ जो तालिबान के जो सरबरान हैं या तालिबान के जो लोग हैं, जो लीडरान हैं, उनके दरमियान किसी न किसी बात पर इत्तेफाक होगा और इससे न सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर अमन कायम होगा बल्कि पूरे खत्ते के अंदर अमन की फ़िज़ा जो है कायम होगी। सबकी नज़रें इसी बातचीत पर आज हैं क्योंकि ये बातचीत जो है अभी जारी है दोहा के अंदर और इसमें ख़ास तौर पर यह बात भी अब्दुल्ला ने कही कि जब से सीज फायर हुआ है जो अमेरिकन फौज या उसके साथ साथ जो तालिबानी लोग थे उस दौरान, उसके बाद का जो वक्त है उस दौरान भी, उस मुद्दत के दौरान भी 12,000 के करीब जो लोग हैं वो मारे जा चुके हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये कत्ल व गारत का सिलसिला बंद हो जाए। इसी वजह से इस बातचीत को काफ़ी अहमियत का हामिल तस्वुर किया जा रहा है। चले नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में आप कांग्रेस का जिक्र करते हैं क्योंकि कांग्रेस जमात काफ़ी वक्त से सुर्खियों में है क्योंकि पार्टी के अंदर ही कहीं ना कहीं खुलफशार नज़र आ रहा था। लेकिन अब कल का डिसीजन जो आया है, जो मरकजी कांग्रेस की जानब से लिया गया है, उस पर कहीं ना कहीं अब एक डिबेट जो है वो शुरू हो गई है क्योंकि इससे पहले 23 ऐसे लीडरान थे जो नेशनल लेवल पर कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। साबिका सरकारों में वज़रा भी रहे हैं, बड़े अहम कलमदान भी उनके पास रहे हैं, पार्टी में एक अहम ओहदों पर फाइज रहे हैं। लेकिन कल एक डिसीजन आया जिसमें गुलाम नबी आज़ाद, अंबिका सोनी समेत कई सारे ऐसे लीडरान हैं जिन्हें अब पार्टी के जो मुख्तलिफ पोस्ट से वहाँ से हटाया गया है और नए लोगों को वहाँ पर लाया जा रहा है। तो इस पर ख़ास तौर पर अगर बात की जाए गुलाम नबी आज़ाद की, जम्मू कश्मीर से उनका ताल्लुक है, अगर गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से हटाया गया, क्या उन्हें कोई बड़ा ओहदा इसके एवज मिलने वाला है या कि फिर उन्हें वो सज़ा दी जा रही है जो पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि कांग्रेस के अंदर होने लगा था। क्योंकि 23 ऐसे लीडरान थे जिन्होंने ये खत लिखा था और उसके बाद कहा था कि ग्राउंड स्तर से लेकर छोटे से छोटे वर्कर से लेकर जो कांग्रेस के सदर तक असर नौ इंतखाबात होने चाहिए या जो बॉडीज है ये बदलने चाहिए और ये बदलाव क्या गुलाम नबी आज़ाद से ही शुरू करना था, ये देखने वाली बात है। सनम एजाज इस वक्त हमारे साथ है। सनम, आपसे जानना चाहेंगे अंबिका सोनी से लेकर गुलाम नबी आज़ाद और बाकी लीडरान जो मुख्तलिफ ओहदों पर कांग्रेस के अंदर फाइज थे, कल डिसीजन आया कि उन्हें हटाया गया है, नए लोगों को वहां लाया जा रहा है। इस डिसीजन को आप जम्मू कश्मीर के विज़ाविज़ किस नज़र से
دیکھتے ہیں کیونکہ غلام نبی آزاد جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور جموں کشمیر کے لوگ اس سے کانگریس کے اندر ایک بڑی آواز تصور کرتے تھے. دیکھیں بالکل ہلال کسی بھی لیڈر کو کسی پد سے جنرل سیکرٹری یا کسی سے ہٹایا جانا ایک پولیٹکس کا حصہ ہوتا ہے, پارٹی کا حصہ ہوتا ہے. لیکن غلام نبی آزاد کا ہٹایا جانا کنٹراورسیز کا میں شکار اس لیے ہوا جب پچھلے دنوں غلام نبی آزاد نے ایک چٹھی لکھی تھی اور کانگریس کے ریشفل کی انہوں نے بات کی تھی. تب لوگوں نے بتایا تھا کہ غلام نبی آزاد جو ہے وہ کانگریس کی ہائی کمان سے ناخوش ہیں اور پھر کل ان کا یہ ہٹایا جانا کہیں نہ کہیں کچھ کوارٹرز اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھ رہے ہیں. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ کل اگر غلام نبی آزاد کے اس ہٹائے جانے کو اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھا جاتا تو پھر اسی کل جو نئے بنائے گئے ان میں ایک نام جو ہے جو سرجیوالا کے ساتھ ساتھ جو دوسرا روگزون ہے وہ بھی غلام نبی آزاد کی اس چٹھی میں شامل تھا. تو اگر یہ چٹھی کا معاملہ ہوتا تو پھر اس کو کانگریس میں کل جنرل سیکرٹری کے عہدے پہ تعینات نہیں کیا جاتا. اب اگر کانگریس کوارٹرز کی بات کریں تو غلام نبی آزاد کو شاید آپ کو یاد ہوگا جب یو پی کے چناؤ کانگریس ہاری تھی, اس کے بعد ہریانہ میں جو کچھ سچویشن بنی تھی اس کے بعد ہی غلام نبی آزاد پارٹی میں فیر بدل کی بات کرتے تھے اور کئی بار انہوں نے اشاروں میں یہ بھی بتایا تھا کہ نئی جو لیڈرشپ ہے, نیا جو یووا بریگیڈ جسے کانگریس کے لوگ کہتے ہیں اس کو سامنے لایا جائے. اور پھر اگر ہم کل غلام نبی آزاد کے ہٹائے جانے کو چٹھی سے منسوخ کرتے ہیں تو پھر غلام نبی آزاد کو ہائیسٹ باڈی جو کانگریس کی ہے جسے کانگریس ورکنگ گروپ کہا جاتا ہے CWG جو ہے جس میں 22 ممبران ہوتے ہیں پھر اس میں سے ہٹایا جاتا ہے کیونکہ کانگریس کی سب سے جو پالیسی میکنگ باڈی ہے وہ CWC ہوتی ہے, کانگریس ورکنگ کور گروپ جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. تو پھر غلام نبی آزاد کو اس سے ہٹایا جاتا ہے. تو مانا جا سکتا ہے کہ کل ان کو ہٹایا جانا صاف ظاہر ہے اب وہ 70 سال سے زیادہ کی عمر کے ہیں, دوڑ دھوپ بھی انہیں کرنی پڑتی ہے. اور پھر امبیکا سونی کو بھی کل ہٹایا گیا جو امبیکا سونی سونیا گاندھی کا بہت کلوز مانی جاتی تھی اور ان کا بھی جو ہے کہ صحت ان کی جو ہے کافی وقت سے اس طرح کی نہیں تھی کہ وہ دوڑ دھوپ کر سکتی تھی. تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اب عمر رسیدہ ہو گئے ہیں کانگریس کے اندر ان سے یہ ذمہ داری لی گئی ہے اور اب جو نئے لوگ ہیں انہیں فور فرنٹ پہ لایا جا رہا ہے اور شاید وہی کانگریس کی کمان اب آگے سنبھالیں گے؟ دیکھیے بالکل ایک چیز یوجولی ہوتا ہے سیاست میں ہر نئی چیز کو آزمایا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے اور پرانوں کو آرام دیا جاتا ہے. غلام نبی آزاد کو آرام نہیں ملا, یہ ہمیں ماننا پڑے گا. ابھی وہ کور گروپ میں ہیں یعنی کانگریس کا سب سے جو پالیسی میکنگ گروپ ہے جس کے بغیر یوں کہتے ہیں کہ کانگریس کا پتہ بھی نہیں ہلتا ہے تو وہاں پہ وہ موجود ہے. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ وزاوز جموں کشمیر جو ان کی پکڑ تھی وہ کمزور اگر نہیں ہوگی لیکن تھوڑا سا اس میں ہی ہوگا لیکن پھر بھی وہ پالیسی میکنگ گروپ میں ضرور ہیں. تو اس لیے امپیکٹ ان کا جموں کشمیر کی پالیٹکس کیونکہ غلام نبی آزاد کا ایک جموں کشمیر کی پالیٹکس پہ بڑا اثر ہے. ایک تو وہ پولیٹیشین رہے, ساتھ ساتھ میں وہ چیف منسٹر رہے ہیں اور اپنی چیف منسٹر کے دوران ہو سکتا ہے انہوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں تو اس کی وجہ سے بھی کانگریس کا ایک بیس جو تھا کشمیر میں سٹرانگ یا جموں میں سٹرانگ بن رہا تھا. لیکن اوورآل ہم دیکھیں کل کا جو پارٹی کا جو رد بدل ہے وہ ہم اس کو عام روٹین سے بھی لے سکتے ہیں کیونکہ سب لوگ چاہتے ہیں, سبھی پارٹی چاہتی ہے کہ نئے لوگوں کو جگہ ملنی چاہیے, نئے لوگوں کو کام کا موقع ملنا چاہیے. جو سینئرس ہیں بزرگ ہیں انہیں آرام, ان کا مشورہ ضرور ہوتا ہے پارٹی میں لیکن آرام بھی ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. تو مانا جا سکتا ہے اس کو اسی ہم کنٹیکس میں لیں تو زیادہ بہتر ہوگا ایز کمپیئر کہ ہم کہیں کہ غلام نبی آزاد کو ہٹایا گیا یہ سب کچھ, کیونکہ کل جن کو ہٹایا گیا ہے ان میں امبیکا سونی بھی ہے, ان میں وہ نام بھی ہیں جو کانگریس کے پالیسی میکرز میں تھے. وہ کانگریس کے کبھی جو دو گروپ ہے, کانگریس کور گروپ کا ایک پرمنٹ ہے اور دوسرا جو گیسٹ کور گروپ ہوتا ہے. تو گیسٹ کور گروپ جو وہ بھی ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے تو ان میں بھی وہ لوگ تھے تو ان کو وہاں سے ہٹایا گیا ہے. چلے سنم بہت بہت شکریہ پوری جانکاری دینے کے لیے, لیکن اپنے ناظرین کے لیے یہ جانکاری بھی ہم شیئر کرنا چاہیں گے کہ غلام نبی آزاد کے ساتھ بھی ہماری بات ہوئی ہے, ان سے ہم نے وجوہات جاننے کی کوشش کی تاہم ان کا ماننا تھا کہ وہ اس عہدے سے ان ذمہ داریوں سے اب فارغ ہونا چاہتے تھے. کافی وقت سے ان کی ڈیمانڈ تھی لیکن بلاخر کل اس ڈیمانڈ پر دستخط ہوا اور انہیں فارغ کیا گیا ہے. تاہم ان کا ماننا ہے کہ وہ بالکل کانگریس کے سپاہی ہیں اور کانگریس کے لیے وہ کام کرتے رہیں گے اور اس سے پہلے بھی کرتے آئے ہیں. اور بعض مبصرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ پارٹی کے اندر یہ چیزیں جو ہے تبدیلی لائے جائیں اور پارٹی کے اندر اگر بہتری لانی ہے تو یہ اس طرح کے ڈیسیجنز جو ہے ایک معمول ہوتے ہیں. تو اس طرح سے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اور کوئی ضد بازی بھی نہیں ہے, لیکن یہ فیصلہ ٹھیک اس وقت آ گیا جب غلام نبی آزاد اور باقی جو ان کے ہم خیال لیڈران پارٹی کے اندر ہے وہ کہیں نہ کہیں کنٹروورسی میں آئے تھے جس کی وجہ سے اس خبر نے شدت پکڑی ہے.
चले नाज़रीन, बात करते हैं हकीम मोहम्मद यासिन की, जिन्होंने आज अपनी रिहाइश गाह पर कुछ पार्टी के जो लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन्हें बुलाया था। उनके साथ मीटिंग हुई है। खान साहब से लेकर दूसरे इलाकों से ये लोग आए हुए थे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की है। और हमारे साथी फिरदौस अहमद ने कुछ सवाल उनसे पूछे कि अगर आइंदा इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या वो लड़ेंगे, चाहे वो यूटी में होंगे या उसके साथ साथ जो अगर स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया जाता है तो क्या हकीम मोहम्मद यासिन की तंजीम PDF ये इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। ताहम उन्होंने कहा कि अभी बिल्कुल नहीं बजा है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी तैयार नहीं है, तो इस वजह से अभी इस पर कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। यानी बड़ा एक सियासी बयान ज़रूर दिया है, लेकिन साथ ही साथ हकीम मोहम्मद यासिन ने ये बात भी कही है कि कुछ लोगों को जलसे जुलूस या पार्टी मीटिंग्स का जो है वो हक दिया गया है गवर्नमेंट की जानिब से, उन्हें बाज़ाब्ता इजाज़त भी मिल रही है, लेकिन बाज़ ऐसी जमातें हैं, बाज़ ऐसे लीडरान हैं, या तो वो अभी भी हाउस डिटेंशन में हैं या कि फिर उन्हें भी मिलने की इजाज़त आपस में नहीं दी जा रही है, जो उन्होंने कहा कि गैर कानूनी अमल है। उन्होंने जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया से अपील की है कि सभी को मिलने की इजाज़त दी जाए, सभी को बातचीत का या जो सियासी प्रोसेस है उसको शुरू करने की इजाज़त दी जाए, ताकि जम्मू कश्मीर के अंदर एक अमन की जो फ़िज़ा है वो कायम हो सके, पॉलिटिकल माहौल जो है जम्मू कश्मीर के अंदर तय पाया जाए। और इलेक्शन की बात भी उन्होंने कही, मगर न कोई डेट बताया, न कोई तरीक़ाकार बताया कि कब करने जा रहे हैं, किस तरह करने जा रहे हैं। जब वो मौका आएगा तो इंशाल्लाह पार्टी वर्कर्स के साथ मशवरा करके बाज़ाब्ता हम उस वक्त फ़ैसला लेंगे कि वो कोई तोहफ़ा नहीं दिया जा रहा है, बल्कि हमसे जो सदियों से यहाँ पर हमारा जो एक आइन के तहत इसी पार्लियामेंट ने, कॉन्स्टिट्यूट असम्बली ने हमें एक तहफ़्फ़ुज़ दिया था स्पेशल स्टेट्स का, इस स्टेट को बाकी स्टेटों के ये मुकाबले में, तो बदकिस्मती से गैर कानूनी तौर गैर तरीके से हमसे वो छीना गया। तो सरकार को चाहे कि अवाम का एतमाद अगर वो बहाल होना चाहते हैं, अमन अमान और अच्छा गवर्नेंस चाहते हैं, तो लोगों को दिल जीतने के लिए जो हमसे हक छीना गया उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी भी सूरत में वापस करना पड़ेगा। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को बड़ा फ्री हैंड है, वो जहाँ भी जाए तो मीटिंगें कर सकते हैं, इज्तिमात कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो हमें पूछना पड़ता है इस बारे में, कभी इजाज़त दी जाती है, कभी इजाज़त नहीं दी जाती है। यही वजह है कि किस ढंग से यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होना चाहिए था। सरकार को चाहे कि ये सिलसिला ख़त्म करे, जितने भी कायदी सेफ्टी एक्ट किया या कुछ किन दफ़ात के तहत बंद है, इन चीज़ों पर कदगन लगाना, पॉलिटिकल पार्टी पर बैन लगाना, पॉलिटिकल जो कुछ हमारे लीडरान हैं, जिनमें हमारी साबिक़ा चीफ मिनिस्टर साहिबा महबूबा मुफ्ती जी साहिबा भी है और कुछ साथी हैं, इनको गैर मशरूत तरीके से रिहा करना चाहिए, ताकि सब मिलजुल कर हम इस रियासत के पुरअमन मामलात को हल करने के लिए, लोगों के मसाइल हल करने के लिए या इलेक्शन के बारे में सियासी तौर मुत्तहिद होकर सोच विचार कर सकते हैं कि हम कोई नया चीज़ नहीं मांग रहे, बल्कि वही चीज़ जो हमसे छीनी गई। तो जो हमें एक हक कानूनी तौर एक कॉन्स्टिट्यूशनली एक हक मिला था, हम कानून के दायरे में ही चाहते हैं कि वो चीज़ हमें वापस दी जाए। चलो नाज़रीन, ये थी सियासत की बात। सियासत के बाद अब अवामी हलकों का भी जिक्र करते हैं, बुनियादी सहूलियात का भी जिक्र करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग एहतजाजी मुजाहरे भी कर रहे हैं। बारामूला के फतेहपुरा इलाके के ये विजुअल्स हम आपकी नज़र कर रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आप भी देख रहे हैं। ये विजुअल्स जो है ये लोग जो है ख़ासतौर पर इनकी डिमांड साल 2014 के बाद लगातार आज तक ये किए हुए हैं, लेकिन अभी तक भी इनके जो मुतालबात है वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं। इनका मानना है कि साल 2014 में जो सैलाब आया, तबाहकुन सैलाब था, उनके घर उजड़ गए, उनकी ज़मीनें चली गई और उसके बाद ना ही उनको कोई मुआवजा दिया गया है और साथ ही साथ ना ही उन्हें कहीं पर रिहेबिलिटेट किया गया है। उनका मानना है कि सरकार ने कई बार वादे भी दिए, दावे भी किए और यकीन दहाने भी कराएं कि उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन आज तक भी उन्हें शिफ्ट नहीं किया गया। उनका मानना है कि उनके इलाके में ही कुछ ज़मीन है जहां पर उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है, अगर सरकार चाहे तो। सरकार को कोई
खर्चा भी उस पर नहीं करना है, बल्कि उस ज़मीन की आइडेंटिफिकेशन करनी है और उसके बाद उन्हें यहाँ पर बसाया जा सकता है। लोग काफ़ी रो रहे थे, लोग काफ़ी परेशान थे, लोग काफ़ी आजुर्दा थे, क्योंकि उनका मानना है कि तब से लेकर आज तक यानी 6 साल बीत गए हैं, उनके घर ना ही कोई रिश्ता आता है और ना ही वो ठीक तरह से इत्मीनान के साथ घर में रह पाते हैं, क्योंकि हर वक्त उन्हें यही खतरा रहता है कि बारिशें होती हैं, बिजलियां गिरती हैं, तो उन्हें ये खतरा रहता है कि शायद सैलाब आ जाएगा और उनके जो अब ढांचे हैं, जो जहाँ पर वो रह रहे हैं, जो रिहायशी ढांचे हैं, वो भी शायद ज़ेर-ए-आब आ जाएंगे और सैलाब की नज़र हो जाएंगे, जिसके बाद उनके जानों को भी काफ़ी खतरा है। यहाँ इरशाद भट्ट के साथ जो हमारे नुमाइंदे बारामूला से हैं, उनके साथ यहाँ के लोगों ने बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। सैलाब वालों से 2015 पे लड़ान फाइल बारामूला पे श्रीनगर जोम सरसी फ्योरस बो पाई तकमीनस पे वातनो फाइल मे लूक सत इंशाअल्लाह रहमान बस पान वन कि मे लूक वन रो सत बनावो बराबर मगर दपान ना पको हुकूमत तहत हुकूमत करो रुजू मगर रुजू गई कर 2015 पे 2000 तम कोई इंसान नहीं मिलता है क्या करा कोरियल खानदर अन कंस कूर मगर क्या करो बसवा पान कि करो ये कूर बालियां गम जनाब टटन मह छोचो बसान चूच गोमुत क्या अमस एडमिट अगर वन बह DC बारामूला चाय योर इनागेशन कर ग्राउंडस अत रोपये कड़ी मगर अस रोट ये मगर गाड़ी मज वोत बोन SAR वोन दोपन आप मैं खुद आऊँगा वहाँ मे वोनमस ये तो दोपन अत जमीन जमीन कुन वैल्यू मे रलान अत गहचार वन अगर ना अजक लटे वह ग फिर ये हालत खराब बस वाय तंग वन छीन वोल अस कह सूरत तीस पतम लटे पे शीन छड़न वलित पत्थर लिहाजा कर वन तुद थ्रू बह शुक्र गुजार तुद तुद वो वात न्यूज कंस निश क्या लूक आम पे कोर खानदर कर ये हिसाब क्या करो। ये देखिए ये डिमांड ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है और मीडिया में भी कई बार आ चुका है। इसका प्रपोजल ऑलरेडी हमने भेजा हुआ है, अल्टरनेटिव लैंड आइडेंटिफाई करने के लिए हमने ऑलरेडी इसका प्लान बनाया हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है कि उन लोगों को रिहेबिलिटेट करने के लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम उनको जो है मदद पहुँचाने की कोशिश करेंगे। चलिए नाज़रीन, इस सैलाब ने न जाने क्या क्या नहीं किया। साल 2014 एक मिसाल है, लेकिन उसके बाद हर कोई जो है अपने आप में डर महसूस कर रहा है। जहाँ से भी नदी नाला गुजरता है तो उसके बाद अगर उसका असर उसके आसपास रहा तो वहाँ के लोग काफ़ी डर जाते हैं, और ये डर हमने नोपुरा सोपोर के लोगों में भी पाया। उनका मानना है कि यहाँ से एक नाला बहता है और जब भी बारिशें होती हैं, मौसलाधार बारिशें होती हैं, तो उसके बाद यहाँ से गुजरने वाली सड़क भी ज़ेर-ए-आब आ जाती हैं और यहाँ से चलना बहुत महाल हो जाता है। उनका कहना है कि न सिर्फ चलना महाल हो जाता है बल्कि यहाँ पर इंसानी जानों को भी खतरा लाहिक रहता है। यहाँ के लोगों ने हमारे साथी यूनिस के साथ बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। रोड गुमुत वसित नेरो थोर मुश्किलात गुमुत आब कम लकट बच्चे नान तुम पे सर या डिलीवरी केस कन नो या कह जना मौत खुदा न खास तोबूत कड़ना मोक यह गवर्नमेंट सोचन कि कम से कम मौत इंसानस अटल मौत जना कम कित कड़न तोबूत तेल तमिस रज अत गो पर्स पे अत कहाँ दिवान 10 रज सिर्फ वन ऐसा ये करोस करोस मगर करान कहाँ शायद गवर्नमेंट वुचा कि बस्ती गई आब मज पता ती गई डोजर वोजर तो खालन इंसान सन डिमांड ये कर दस्ती दस्ती तिक वन इन वोल यह जना पे रूद शीन जना पे बस्ती गई सर तम सात क्या करो पे तम सात इन पे सरी गवर्नमेंट मगर तम सात क्या बन पे सात लूक आबस मज गिरद आब तम सात क्या कर पे तम सात यी पे सर या मस्जिद शरीफ क्या सतन। यहाँ एक नाला बह रहा है जिसका नाम है नाले पहरू। इसने ये एक साइड यहाँ से इसको अपने लपेट में ले लिया है। रोड यहाँ पूरा खिसक गया है, तो या जब भी खिसक गया तो अब चलने फिरने में भी हमें दुश्वारी हो रही है। यहाँ बस्ती है मेरे ख्याल से 30-40 कुमों पर मुश्तमिल है, तो इनका चलना भी दुश्वार हो गया। अगर खुदा न खास कोई बीमार हो जाए, कोई किसी की डेथ हो जाए, तो यहाँ चलना फिरना या आना जाना उसमें बहुत दुश्वारी होती है। हमने कई दफ़ा डिपार्टमेंट हजरात से, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की है, उसमें DC साहब है, ADC साहब है, उनने विज़िट किए, तहसीलदार साहब आ गए, सब ने विज़िट किए, बस खाली विज़िट कर रहे हैं, देख रहे और जा रहे हैं। पता नहीं DC साहब को हमने अपॉइंट ले ली, उसने हमें अपॉइंटमेंट दे दी। अपॉइंटमेंट जब हम अपॉइंट हो गए उसके साथ, तो उसने हमारी दाद बिदात सुनी है। उसके बाद उसने एश्योर दिया हमें कि हम आए हैं, हम आएंगे, यहाँ काम लगाएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ करेंगे ताकि ये चलने फिरने के लायक हो जाए।
लेकिन तब से आज तक, उस दिन हमने डी साहब का चेहरा देखा है, आज हम ये भी भूल गए अब डी साहब का चेहरा कैसा है। हम एलजी, हमने सुना है कि नए एलजी आए हैं सैना साहब, हमने सुना है कि बहुत कोऑपरेटिव है, मैन काइंड इंसान है। हम उनसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, मोदबाना गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं उनसे कि आप खुद इसमें थोड़ा आप इंटरफेयर कीजिए और ये मसला देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द इसका हल ढूंढेंगे। चलो नाज़रीन, अब बात करते हैं पेटशारा खाग इलाके की, जो कि इसका आधा हिस्सा बडगाम और उसके साथ साथ टंगमर के साथ भी जुड़ता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि काफ़ी वक्त से वो यहाँ पर रह रहे हैं। सरकार दावे कर रही है कि बिजली, पानी, सड़क हर जगह पर है, लेकिन इनका इलाका इन बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। उनका मानना है कि ना ही बिजली की तरसरी लाइन यहाँ पर बेहतर है और ना ही उसके साथ साथ जो बिजली के खंभे वो यहाँ पर लगाए गए हैं। लोग दरख्तों पर जो है ये तार टांके हुए हैं और उसके साथ साथ पानी की भी यहाँ पर ज़बरदस्त परेशानी है। उनका मानना है कि लाइन तो बिछाई गई लेकिन पानी अभी तक नहीं आया। ये पानी कब आएगा ये तो अभी तक ना ही दफ्तर के लोग, डिपार्टमेंट के लोग बता रहे हैं और ना ही उन्हें अभी तक इस बारे में कहा गया है। मकामी लोगों ने इस हवाले से मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। ब्लॉक खागस मज तो डिस्ट्रिक्ट बडगाम इशू अगर वो थको वन वन मगर इशू सॉल्व गसान कहें। पावर त्रित सड़क हूं त्रित अगर वो PHU मसल आबुक मसल कि ब्रोह कह नलक यह तम दह कोर्मुत खड़ा, यह बिल्कुल वन खड़े, अत मतलब सिरह तुमुत कहें। यह लाइन मैन पे लकपोर रलान, लकपोर पे गई रिपेयर अत नौ लाइन सरसे पाइप बल्कि अत आए त्राने अड़से अड़ पतन मैनस तम लग भग पाइप 40-50 गसान तथ तम पता कह तम पाइप कत वन सह आन रिपेयर तौर कर कहें। तौर गामस यीस बड़स गामस लग भग 8 घंटे आब वसान, 8 घंटे पाइप तक त्रित तम किन हेकान मतलब ये आब कहें। वह पे कुछ सात मतलब 21वीं सदी मज पे सह खराब आब चुन। यपर वन कोरोना वायरस, यपर वन इन्फेक्शन यीत्या, मगर अस बस दपान यह खुदा रहम नत मतलब अजिक यम हुकुमरान तमो त्रिमित सर राज पावर बस गई AWS बडगोम वारिया लटन। यह बदकिस्मती कि डिस्ट्रिक्ट बडगमिस हुकुमरान आव तम हेक वक्त पत वक्त कर कि नंबर 1 पे आव गो सरफराज खान वरिम्बा MLA, तम हेक तथ पन्निस दौरस मज कहें कर। तम पत आव मोहम्मद शफी, तमिस गई लट वफत हेत बडगोम किन हपर यपर फजूल टन। तम हेक 63 KV ट्रांसफार्म दित कहें न कि पत वोथस बह गामस मज पन्निस महलस मज सोमलोम यह गरीब बस्ती कर मे फंड करान गाड़ निवान सत तम समखनी अकिस कमरस मज MLA बिहत अम्स नफर वन तम कत सर द्राव ओर जनाब खसान शामस वापस पत कोर मे पन्ने गामस मज बाँच फालो मे रपे 100-1500 ओन मे 100 KV ट्रांसफार्म मूल सह कितन सान लगित। अत पे गो बिजली डिपार्टमेंट सत बकवास तमो ोट पर्चे 8 नफरन तह क्या ओनू अस बगर लोगो तथ द्रो पे वजह तम मंगान 20,000 रपे रटित फसा तथ मज फोरमैन 20,000 रपे रट तम दोपन बन सा दिन तोत लिंक कहें 20,000 रटित पत क्या कोर क्या न कोर सह मकलो पुलिस स्टेशन खागस मज सह मसला तम पे आन तार तो पोल गामस दिन कहें वन पे कस बसान बन शारनस इस गाड़ और यी चाहे गवर्नमेंट या गाँव वाल सज रब सुंद कसम कि अत दुकान तथ लगान गाज गाड़ यी सो अत लगान 2004 मज पावर लोगमुत तम पे यदम कह पोल आमद गामस अगर तुम पोन तु वो सिर्फ स्कूलस यमो ओत्र एमरजेंसी केस मज त्रिमित पोल 3 वोड़ो मूजूब बस न कि गाम कि खतर न तम पे कंस गाँव वालिस पावर तुलित गर पत गर टर्नन पे तुलम रब सुंद कसम कंड तार अम बागों मज तुलित तम कर डिस्ट्रीब्यूट गामन मज और यह तार मीटर पे पर बह वो ट्रांसफार्मस लिंक सेट सुम तार मीटर अत मे गो रपे 20 संभरान न पे चंद मज गरीब पे कर अन नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और स्पेशल रिपोर्ट में आपको हम बताना चाहेंगे कि बैक टू विलेज प्रोग्राम भी जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। बहुत कुछ उस प्रोग्राम के दौरान कहा गया, यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर से लेकर पूरे हिंदुस्तान तक इसकी चर्चा हुई है, लेकिन लोग कहते हैं कि इसका कोई फायदा ही नहीं हुआ। उस दौरान काफी बड़े फैसले तो लिए गए, बड़े बड़े अफसरान को उन इलाकों तक पहुंचाया तो गया, लेकिन जो काम उस वक्त कहा गया था करने के लिए, जो प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए थे, जिन कामों का आइडेंटिफिकेशन या शनाख्त हुई थी, निशानदेही हुई थी, अभी तक भी वो तशने तकमील है। ताहम 2 मरहले तो इसको मुकम्मल हो गए, लेकिन आज डिप्टी कमिश्नर बडगाम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई और उन्होंने कहा कि अब वो तीसरे मरहले की तैयारी कर रहे हैं, यानी बैक टू विलेज 3rd अब शुरू होने जा रहा है। 2 अक्टूबर से ये बडगाम में शुरू हो जाएगा, 12 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें बहुत कुछ होगा। ये क्या कुछ होगा, इससे पहले शिकायतें तो ज़ेर गौर है, लेकिन अब नया क्या होगा डिप्टी कमिश्नर बडगाम खुद ही बता रहे हैं।
के में बैक टू विलेज 3rd जो है वो 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक मुनक़द किया जा रहा है। तो उसके बिल्टअप में जन अभियान जो है वो शुरू होने जा रहा है। बेसिकली इसका मकसद 3 मकासद है। नंबर 1 कि इसमें लोगों को सुना जाएगा। उसका तरीक़ाकार यह है कि 10 सितंबर से 30 सितंबर तक डिप्टी कमिश्नर और SSP जो हैं वो अपने ऑफिस में सुबह अवेलेबल रहेंगे और लोगों की शिकायत, उनकी ग्रीवेंसेस जो हैं उनको सुनेंगे। जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनको फिर वो रेफ़र करके तो उनकी शिकायत को रिज़ॉल्व करवाया जाएगा जितना जल्दी मुमकिन हो। दूसरा पार्ट इसका कि स्पेशल कैंप्स करके जो लोगों को सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे आप देखें सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, रेवेन्यू एक्सेक्ट दिए जाएंगे, पेंशन्स हैं, तो ये जो है स्पेशल कैंप्स किए जाएंगे और वो हो रहे हैं इस वक्त तहसील में, नायब तहसीलदार लेवल पर और ब्लॉक्स में सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। और तीसरा ये है कि डेवलपमेंट को जो पुश दी जाएगी इसमें कि जितने आपके पेंडिंग वर्क्स हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट सेक्टर है, स्टेट सेक्टर है, किसी भी और कंपोनेंट में जितने भी तरक्याती काम हैं उनको जो चल रहे हैं उन्हें जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। और जो अभी टेकअप हुए नहीं है तो उन्हें जल्द से जल्द इन्हीं दिनों में टेकअप करना है और उन्हें कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द मुकम्मल किए जाएँ। नाज़रीन, कुनसर में आज एक हादसा पेश आया और ये हादसा एक मैग्नम प्लांट में पेश आया, जहां आज सड़कों की का जो तारकोल बिछाया जा रहा है या मैग्नमाइजेशन हो रही है, ब्लैक टॉक में हो रही है, वहीं पर आज इन मैग्नम प्लांट्स में काफ़ी काम नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये एक हादसा पेश आया कि यहाँ पर आग लगी, जो चारकोल का ड्रम था उसमें आग लगी है। आग लगने के नतीजे में यहाँ पर जो काम कर रहे मजदूर थे वो जल गए हैं, वो ज़ख्मी हो गए। ताहम ज़ख्मी हालत में ही उन्हें नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उनका इलाज व मुआवजा चल रहा है। और ज़राए का मानना है कि तीनों की जो हालत है वो तशवीशनाक नहीं है बल्कि ख़तरे से बाहर है। ताहम इस हवाले से मामला भी दर्ज किया जा चुका है। फेरान बर्नल तो ये थोप मे पे तेल खाली बेरस तेल खाली मे थो साइडस पकन ड्राइवर 3 ड्राइवर जो हेल्पर शेरान पाइप वाइप लागान बे जोड़ान वापस पकन गो बेरस तुम नार अचानक तब पे पाई कि मुश्किल सान बचे कस नफर गए जख्मी गए 3 ज्यादा पा कम पा मगर दो मगर पानी बचे तो बैग हेल्पर तम नॉर्मली